मोदी की अग्नि परीक्षा उपचुनाव के नतीजे, इसके रुझान हम आपको बता रहे हैं। नतीजा एक आ चुका है, भाजपा के पक्ष में है। 33 सीटों पर उपचुनाव के रुझान अगर हम बात की जाए तो बीजेपी 14 सीटों पर आगे है। 33 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस 6 पर और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है। 6 सीटों पर अन्य दल आगे हैं। ये है अभी तक शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि पहली जीत जो दर्ज हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। 33 सीटों पर जो कि असेंबली इलेक्शन से खासकर उन पर 14 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 7 और 6 सीटों पर आगे चल रही है और 6 सीटों पर अन्य दल आगे हैं। तो शुरुआती रुझान जहाँ तो लोकसभा चुनावों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नुकसान में है और खासकर जिस तरह की हम यूपी की बात कर रहे थे कि यूपी में जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी रही बीजेपी की वो सवालिया निशान है। और ये बात योगेश मिश्रा हमारे साथ हैं, यूपी हेड हैं हमारे। योगेश, हम बात हो रही थी कि खासकर जिस हिसाब से सौंपा गया और खासकर लोकसभा चुनाव में जितना जोर था अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, इस बार थोड़ा सा रिलैक्सेशन था। ये बड़ा नेचुरल भी लगा आपको या फिर चूंकि बहुत ज़्यादा स्टेक पर नहीं था, सरकार बन चुकी थी और 2017 दूर है, लिहाजा बीजेपी ने एक तरह की छूट दी? देखिए, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि उपचुनाव के नतीजे जनरल इलेक्शन में प्रभाव नहीं डालते हैं। मैं इसको थोड़े से विस्तार से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर ये 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती तो अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हो जाती और अखिलेश यादव सरकार के तमाम विधायक भी ये मानने लगते कि अब इस सरकार में रहते हुए, इस पार्टी में रहते हुए जीतना मुश्किल है। तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती, अजीब सा कयास पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को जीतने में कामयाब नहीं हुई, तो ऐसे में यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा, अब यह कहा जा सकता है कि 2.5 साल अखिलेश यादव बहुत मजबूती से अपनी सरकार चलाने में कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी जो भी हमला करेगी वो निस्तेज हमला होगा। पहली गलती। दूसरी भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि अब यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी के बाद, अमित शाह के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र कहा जाता है, शक्ति प्रदेश कहा जाता है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम समस्याएं हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को देना होगा। जनता को देना तो दूर की बात है, जनता को तो वो 2012 के 2017 के इलेक्शन में देंगे, पर अपने कार्यकर्ताओं को बताना होगा कि आखिर क्या वजह है कि बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आए, सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, उनका मंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आया, कैंपेन को इतना ढीला क्यों छोड़ा गया, क्यों नहीं इस चुनाव को 2017 के चुनाव से कोरिलेट करके देखा गया। ये ऐसे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पाएगी तो वो हतोत्साहित रहेंगे। और अगले 2.5 साल अखिलेश यादव के लिए इतने अच्छे, इतने माकूल, इतने स्वस्थ रहेंगे कि अखिलेश यादव को अब काम करने के लिए विपक्ष के जो हमले हैं वो भोथरे साबित होंगे और वो जैसा चाहेंगे वैसी सरकार चलाएंगे और उन्हें भी एक संजीवनी मिली है। तो ये बिल्कुल गलत है कि इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका असर तैयारियों पर पड़ेगा, अगले चुनाव पर पड़ेगा, अखिलेश यादव के मनोबल पर पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर। विद्याशंकर दवाई से हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जाने, लेकिन डॉक्टर दत्ता एक सवाल आपसे, ये बात योगेश मिश्रा ने बिल्कुल जो कही, लगता है कि वो जो पकड़ थी कार्यकर्ताओं में, जो बीजेपी के उत्साह था, वो अगर लूज हुआ और ऐसा लगा कि संभवतः लूज हुआ तो फिर वो जो अटैकिंग मोड में लग रही थी वो नुकसान तो होगा ना कि आपको फिर रीग्रुप करना पड़ेगा अपने आप को और उधर समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी। बयान तो यहां तक आ रहे थे कि देखिए अगर माहौल हुआ तो हम सरकार यहां पर जा सकती है, हमारी सरकार आ सकती है। अगर बीजेपी लूज करती है यूपी में तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए तो नुकसानदायक हो जाएगा ना? नहीं, मैं समझता हूं कि भाजपा के प्रदेश इकाई जो है, प्रदेश यूनिट को पुनः विचार करने की आवश्यकता है और पुनः विचार करना पड़ेगा कि आखिर कहां पे चूक हुई है और किस वजह से मतलब कि सीटें हारे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा जो प्रदेश बीजेपी को देना पड़ेगा और उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं पे पुनः विचार करने की आवश्यकता है और सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके। एक आक्रामक रूप जो बीजेपी ने अपनाई थी लोकसभा इलेक्शन के बाद से लेके अभी तक अखिलेश सरकार के विरोध में, वो कहीं ना कहीं पे री स्ट्रेटेजाइज करने की बहुत आवश्यकता है। मैं इस बात से
इसलिए सहमत नहीं हूं कि उपचुनाव का नतीजा असेंबली इलेक्शन पे रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पास्ट सिचुएशन रहा है जहां पे विपक्ष के लोग उपचुनाव जीते हैं प्रदेश में जब भी कोई उपचुनाव हुआ है, और उसके बाद जैसे असेंबली इलेक्शन हुआ है तो एग्जिस्टिंग सरकार दोबारा वापस आई है, या फिर ये भी हुआ है कि उपचुनाव एग्जिस्टिंग सरकार के पार्टी ने जीती है, और जब असेंबली इलेक्शन जब आया है तो विपक्ष ने सत्ता हासिल कर ली है। तो ये एक ट्रेंड सेटर के हिसाब से मानना मैं समझता हूं कि काफी अर्ली होगा और उचित भी नहीं होगा। 2.5 साल का और आकलन होना है अखिलेश यादव सरकार का, और 2.5 साल बहुत लंबा समय होता है। 2.5 साल में जमीन आसमान जैसा फर्क पड़ जाता है। राजनीति में हजारों मुद्दे सामने आते हैं, और उसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन जब होता है, खास करके यूपी जैसे महत्वपूर्ण असेंबली इलेक्शन, वहां पे तमाम तरह के समीकरण बैठेगा, और केंद्रीय सरकार का भी बहुत बड़े पैमाने पे निगरानी रहेगी, तो मुद्दे भी अलग तरह के होंगे, माहौल भी अलग तरह का होगा। तो ये एकदम बिल्कुल कह देना कि एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा असेंबली इलेक्शन के लिए, इतिहास को उठा के अगर देखें तो हकीकत में बहुत बार झूठा साबित हुआ है। तो इसलिए इसको एक ट्रेंड सेटर के हिसाब से मान लेना मैं समझता हूं कि उचित। विद्याशंकर तिवारी से एक सवाल कि क्या अखिलेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अपने आप को जैसे कह सकते हैं कि पकड़ उनकी मजबूत हुई एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि पहले बड़ा इमेज क्राइसिस लग रहा था, यूपी में तमाम घटनाएं होती थी, माना जा रहा था कि यूपी में कौन पता नहीं चीफ मिनिस्टर है, मुलायम सिंह यादव हैं कि बाकी कुछ हैं, अखिलेश यादव किस तरह से, क्या अखिलेश यादव ने पिछले कुछ महीनों में अपने आप को थोड़ा सा एजर्ट किया है? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ने मिल करके एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से और पॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। पहला चेंजिंग ये हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री माने जाते रहे आजम खान जी, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे आए हैं, और उनको हाशिए पे ले आने के लिए कुछ नेताओं को ज़्यादा तरजीह और प्रश्रय दिया गया है, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन में बीजेपी को आसानी हो जा रही थी। एक तो मैं ये समझ पा रहा हूँ, एक ये चेंजिंग हुई है। दूसरी जो बात हो रही है कि क्या इसका असर पड़ने वाला है, भले ही जनरल इलेक्शन जब भी होता है कितना असर पड़ता है ये दूर की कौड़ी है, लेकिन चूंकि राजनीति में संदेश बहुत ज्यादा मायने रखता है, और 11 सीटें यदि आपके पास थी और उसमें से 3-4 सीटें भी समाजवादी पार्टी, 1 सीट कांग्रेस ले जाने में सफल रहती है, तो क्या उसे अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा बीजेपी पे? बिल्कुल मिलेगा। और बीजेपी के पास इस बात के लिए जवाब नहीं होगा। उसका जो है लीडरशिप और स्ट्रेटजी दोनों कहीं ना कहीं यहां पे सवालिया होगी कि आखिरकार समय रहते हुए आप क्यों नहीं कर पाए। जो काम आपने बिहार में किया, जो ढिलाई आपने बिहार में बरती थी, महागठबंधन बन रहा था और आप तमाशबीन बने हुए थे, वहां पे भी स्टेट लीडरशिप के जिम्मे छोड़ दिया गया था। वही काम आपने यूपी में किया, वही काम आप अन्य राज्यों में कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी नजर नहीं है। तो इसलिए स्टेट लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप दोनों के सामने ये यक्ष प्रश्न है कि यदि 2015 बिहार, 2016 पश्चिम बंगाल और 2017 यूपी, ये तीनों टारगेट है बीजेपी के बड़े, आपको सफलता हासिल करनी है तो कम से कम इस स्ट्रेटजी से तो नहीं हो सकती। इस स्ट्रेटजी से नहीं हो सकता। बिल्कुल। राजेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनका बयान पहले सुन लेते हैं। देश की जनता का, मतदाताओं का, जहां जहां चुनाव हुआ है वहां के मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। ये लोकतंत्र की जीत है, ये सामाजिक सद्भाव की जीत है, ये समाजवादी सरकार की जीत है, ये नेताजी और मुख्यमंत्री जी की जो विकास की नीतियां हैं और धर्मनिरपेक्ष नीतियां हैं, ये उनकी जीत है। हम उन मतदाताओं का बहुत आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है, जनता ने अपना विश्वास को मजबूत किया है। इसलिए मुख्यमंत्री का जो काम रहा है उत्तर प्रदेश में जनता के हित में करने का, विकास का, उसका ये नतीजा आया है। आपको लगता है कि पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है, क्योंकि और भी ज्यादा उम्मीद थी और अच्छा प्रदर्शन करने की? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें थी। ये जो 11 विधानसभा के उपचुनाव हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी की सीट नहीं थी ये, और उन्हीं के लोग जीत कर गए। और 100 दिन भी नहीं हुआ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख खो दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने से बाज आना चाहिए, और विकास करने वाली सरकार के खिलाफ अनर्गल बेबुनियाद जो बात वो करते हैं उस पर अपना नियंत्रण करना चाहिए। समाजवादी सरकार जनता की सरकार है,
जनता के लिए है और विकास का काम कर रही है। हम उत्तर प्रदेश में इसको और आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, सामाजिक सद्भाव भी मजबूत करेंगे और विकास भी आगे बढ़ाएंगे। 2017 के चुनाव में आपको लगता है इन परिणामों का असर होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 2017 में समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी और जिस तरह से मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी विकास का काम कर रहे हैं, हमारी 300 सीट आएंगी। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार और जिस तरह से नेताजी का सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार दोबारा बनने वाली है। थैंक यू सर, शुक्रिया। राजेंद्र चौधरी ये प्रोडिक्ट करते हुए कि देखिए योगेश मिश्रा जी ये तो पूरी तरह से कह दिया कि हम तो धन्यवाद भी देते हैं। ये रुझान समाजवादी पार्टी की सोच, उनकी नीतियों, नेताजी, उन तमाम लोगों की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन अच्छे नहीं है यूपी में खासकर। देखिए, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि इन चुनावों का जनरल इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। चुनाव ऐसा नहीं होता है कि किसी अचानक होते हैं। चुनाव की एक सतत प्रक्रिया होती है और उसी सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है राजेंद्र चौधरी का बयान। अगर ये 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती तो राजेंद्र चौधरी ये कहने की स्थिति में नहीं आते कि 2017 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा क्या है कि जो अभी परमेंटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं उसमें अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा। तीसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो मैं समझ सकता हूँ, देखता हूँ और बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अगर ये 11 की सीटें पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती तो भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती कि उत्तर प्रदेश में मिड टर्म इलेक्शन हो। नहीं होंगे एक दूसरा सवाल है, पर वो प्रेशर बिल्टअप करती, वो रोज ज्ञापन देती राज्यपाल को, वो रोज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती और वो जो कुछ करती उसे जनता गौर से सुनती और उसका इम्पैक्ट होता। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना इम्पैक्ट खोया है। अगर वो एक कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं करती है, चेहरा बदल दे अध्यक्ष का, अपने पूरे संगठन को बदल दे, अपने उन सांसदों के खिलाफ नरेंद्र मोदी एक्शन लें जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज वो हार गए हैं, अगर ऐसा नहीं करती है तो मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार सतत बढ़त में रहेगी और जिस तरह का सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है उस तरह का सपना पूरा नहीं होगा। ये कहना अभी जल्दी है कि सरकार किसकी बनेगी, पर उसका वह सपना पूरा नहीं होगा जो आज वो देख रही है। तो ये चेंजेस दिख रहे हैं और इस चेंजेस जो हैं दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हौसला तो देते ही हैं और ये हौसले राजनीति में, चुनाव में वोटों में तब्दील होते हैं, कामयाब होते हैं और यही हौसले एजेंडे भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एजेंडा अचानक टपक जाता है, तो ये हौसले बनाते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, समाजवादी पार्टी अभी बढ़त में है, ये दिख रहा है। डॉक्टर दत्ता, एक बात है जो जिंगोइज्म वाली बात थी, थोड़ा बाइगॉटरी वाली लैंग्वेज थी, थोड़ा सा कम्युनल लाइन पर तो वो तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी चली, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा हुआ। योगी आदित्यनाथ की जो टोन और टेनर था वो थोड़ा अलग था। तो क्या ये माना जाए कि असेंबली इलेक्शन का फ्लेवर अलग है? लोगों को लगा कि देखिए आप ज़्यादा कर रहे हैं इस बात को लेकर। वहाँ नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा था, या चेहरा कोई नहीं है, इसका भी नुकसान है? नहीं, बेशक 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा थे और उनका मुकाबला दूसरे कोई पार्टी के नेता नहीं कर पाए थे। ये तो एक अंडरस्टूड फैक्टर था और उसके चलते एक जिस तरह का लहर बना था यूपी में वो भी अंडरस्टूड था। मोदी फैक्टर बहुत बड़े पैमाने पे काम किया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में सो कॉल्ड जितने सारे धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं उन लोगों ने ध्रुवीकरण करने की भी बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की थी और उसका काउंटर ध्रुवीकरण बीजेपी ने किया था। तो उसके चलते बीजेपी को बहुत बेहतरीन वे में फायदा मिला था। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक था नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, दूसरा था अमित शाह का स्ट्रेटेजी यूपी के परिप्रेक्ष्य में। तो वो दोनों चीज कामयाब रहा और उसके चलते इतना सफलता बीजेपी को मिला वहां पे 2014 के लोकसभा चुनाव में। पर एक चीज मैं इस पे एक चीज करना चाहूंगा कि पिछला जो असेंबली इलेक्शन हुआ था जिस पे बीजेपी ने जो ये 11 जो सीटें जीती थी वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला था, बसपा थी वो पूरे असेंबली इलेक्शन के चुनाव में और त्रिकोणीय मुकाबला में जिस पार्टी का जिस तरह का जनाधार रहा उस हिसाब से उनको सफलता हासिल हुआ। ये आज जो चुनाव हो रहा है वो सीधा एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है सपा और भाजपा के बीच में, एक डायरेक्ट फाइट है क्योंकि कांग्रेस को मैं इस चुनाव में इसलिए माइनर फैक्टर के हिसाब से मानता हूं क्योंकि कांग्रेस का वजूद इन सब सीटों पे ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। बसपा ने एक भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। ये देखना होगा कि बसपा की वोट बैंक किस तरफ गया है। अगर सपा की तरफ अगर वो खिसका है तो उसके चलते भी सपा को एक अपर हैंड जरूर मिल रहा होगा। पर असेंबली इलेक्शन में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मायावती
की भी पार्टी होगी, बसपा भी होगा और बसपा भी यूपी के परिप्रेक्ष्य में मतलब उस समय कुछ मजबूत आधार है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है बदले। लेकिन इस बीच में आगे बढ़े, नलिन कोहली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता का एक बयान आपको सुनवाते हैं। जब रुझान आने लग गए हैं तो मुझे लगता है टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद ही घंटों में रिजल्ट आ जाएंगे और रुझान के समय पहले काउंटिंग में, सेकंड राउंड में ऐसे रुझान बदलते रहते हैं। तो इस वक्त थोड़ी देर रुक जाते, जनता ने फैसला तो कर ही दिया है, हम लोग सबको आज पता पड़ जाएगा। विद्याशंकर जी, ये तो निराशाजनक वाली बात है कि देखिए देख लेंगे। यहाँ तो जिस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी का था, कमोवेश उसी तरह का बयान इनका भी है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा मैं पहले कह रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के पास और जिसकी सरकार होती है केंद्र में या स्टेट में, उनके पास इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने सोर्सेज के थ्रू इनपुट्स रहते हैं कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, मोर और लेस। बीजेपी को पता है, मतलब वो इस तरह का होता है कि हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं। हाँ, बीजेपी को पता है कि क्या रिजल्ट रहने वाला है, मोर और लेस। हमारा भी अपना अनुमान है कि 2 राउंड के जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट थे वही तीसरे राउंड के बाई इलेक्शन में रिजल्ट रहने वाला है। मीनिंग देयर बाय कि जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे निकलते हुए, आगे निकलने से मतलब ये नहीं कि सीट उनकी ज़्यादा हो जाएगी, वो सीटें बीजेपी से कहीं ना कहीं छीनेंगे। ठीक है योगेश मिश्रा जी, अगर जो भी माना जाए इंडिकेशन या जो बयानों की अभी जो भाषा है, जो भी स्थिति है नेताओं की, उससे आने वाला समय 2017 मान लीजिए तो इंटरेस्टिंग तो हो जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी थोड़ा चार्ज अप हो जाएगी, बीजेपी थोड़ा सा मॉरल हो सकता है डाउन हो, आपने जैसा कहा भी। कांग्रेस हालांकि सीन में नहीं लग रही है, लेकिन बीएसपी आएगी तब सीन में, जो डॉक्टर दत्ता बोल रहे थे। अनुराग, देखिए अभी जो इक्वेशन है और उत्तर प्रदेश में जो मतदाताओं का विभाजन है, जो शार्पली दिखता भी है, विजिबल है क्लियरली, कि वो भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर होते हैं वो कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। वो जब भी वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये तो मान के चलिए कि मायावती का कोई भी वोटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी आधार पर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया होगा। और अगर डॉक्टर दत्ता की बात को मान लिया जाए तो ऐसे से जब मायावती आएंगी पार्टी में इलेक्शन में, तो भारतीय समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए और कम वोट चाहिए होगा। अभी सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को जो मिले हैं उसमें बड़ा चंक बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट का भी है, तो वो वोट माइनस होगा। तो जब मल्टी कॉर्नर फाइट होगी तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। और ऐसे में मल्टी कॉर्नर फाइट में हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि रीजनल पार्टियां इमर्ज करती हैं। बीजेपी जब जब इमर्ज की है तब तब डायरेक्ट फाइट हुई है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव को देखिए तो समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट फाइट हुई, बीजेपी मर्ज कर गई। इससे पहले भी जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तो डायरेक्ट फाइट में बनी है। जब भी मल्टी कॉर्नर फाइट होगी तो फायदा बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को होगा। ये उत्तर प्रदेश का यानी कि है, ये इतिहास है। लब्बो लिबाब देखा जाए तो ये चुनाव के नतीजे, खासकर उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में और आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि पहली जीत भाजपा के खाते में गई है लोकसभा सीट का जो नतीजा आया वडोदरा से, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि उपचुनाव के नतीजे असेंबली इलेक्शंस के आखिरकार बीजेपी के लिए क्या कुछ संकेत लेकर आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।